दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं किफ़न जीएफ के डेली करेंट अफेयर सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 2 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है? ए नोवाक जोकोविच, बी नाओमी ओसाका, सी सेरेना विलियम्स या डी रोजर फेडरर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जापान के लिए प्रतिनिधित्व करती हैं और नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती हैं और इन्होंने ही फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। कारण क्या है दोस्तों कि इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दिया है कि 2018 का जो यूएफए ओपन हुआ है वहाँ पे कुछ इनकी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। और एक और जो कारण है वो है, जब नाओमी ओसाका ने इस फ्रेंच ओपन में पहला राउंड अपना क्वालिफाई किया तो उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, जिससे वहाँ के ऑर्गेनाइजर जो हैं उन्हें $15,000 का जुर्माना लगा दिया। तो एक ये भी मेन कारण हो सकता है कि उन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया। नाओमी ओसाका की बात करें दोस्तों तो ये एशिया की पहली भी महिला बन चुकी हैं, शीर्ष पे रही हैं एशिया की टेनिस रैंकिंग में। और बात करें तो इन्हें हाल ही में 2021 में लॉरियफ स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। और बात करें कि लॉरियफ जो स्पोर्ट मैन ऑफ द अवार्ड दिया गया है वो राफेल नडाल को, और वुमेन का अवार्ड जो दिया गया है नाओमी ओसाका को। नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं, सेरेना विलियम यूएसए से बिलोंग करते हैं और रोजर फेडरर जो हैं वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम लगभग 20 जीते हैं। ग्रैंड स्लैम के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो ग्रैंड स्लैम की बात की जाए तो 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा जो होता है वो होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड जो होता है वो होता है विंबलडन ओपन और फोर्थ नंबर का जो होता है वो यूएफए ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये सबसे पहले साल के पहले महीने में ही होता है। ये होता है जनवरी मंथ में और ये किस में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और ये इस साल के जो 2021 का हुआ उसमें जो मेन सिंगल का टाइटल जीता है वो जीते हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और 2021 का वुमेन सिंगल का जो टाइटल जीता है जिन्होंने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है वो हैं नाओमी ओसाका। अगला जो बात करें कि फ्रेंच ओपन के बारे में तो फ्रेंच ओपन दोस्तों ये दूसरा जो होता है ये मई और जून में खेला जाता है। कब? मई और जून के मध्य में खेला जाता है, जो कि हाल ही में रनिंग पे है ये। और बात करें कि ये किस में खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। अगला जो बात करें विंबलडन ओपन की तो विंबलडन ओपन जो होता है ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और लगभग इसकी स्थापना की गई थी 1877 में। और ये जो खेला जाता है ये ग्राफ कोर्ट में खेला जाता है। ग्राफ कोर्ट में खेला जाता है। और लास्ट जो आता है वो आता है यूएफए ओपन। यूएफए ओपन की बात करें तो ये किस में खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे ही ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और ये अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। सबसे लास्ट में होता है अगस्त सितंबर में। और विंबलडन ओपन जो किया जाता है वो जून जुलाई में किया जाता है। अब दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी पीपीएफ के एग्जाम में या बात करें अदर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, तो इसमें इसका सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है। तो ग्रैंड स्लैम का जो सीक्वेंस होता है वो सबसे पहले जो आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। एंड सेकेंड नंबर पे जो आएगा वो आता है फ्रेंच ओपन। एंड थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है विंबलडन ओपन। एंड फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है यूएफए ओपन। तो होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने गार्जियन मिनिस्टर सिस्टम संरक्षक मंत्री प्रणाली की शुरुआत की है? तो ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा यह गार्जियन मिनिस्टर सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये क्या होता है दोस्तों? गार्जियन मिनिस्टर सिस्टम या संरक्षक मंत्री प्रणाली, इसमें जो होगा 13 सदस्यीय मंत्रियों का एक समूह होगा। 13 सदस्यीय मंत्रियों का एक समूह होगा। और जो असम में 33 जिले हैं तो 2 से 3 जिलों के लिए एक मंत्री को नियुक्त किया जाएगा इन्हीं 13 सदस्यीय टीमों में से। अब ये क्या करेंगी ये सदस्यीय टीमें कि 2 से 3 जिलों के लिए इनको तो नियुक्त किया जाएगा, लेकिन उन जिलों में
क्या देखेंगे ये लोग कि कितनी बेरोजगारी दर है, आवास का जो काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वहाँ के नागरिकों को जो हैं, गांव के नागरिकों को जो है मजदूरियाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, मनरेगा का काम मिल नहीं रहा है कि नहीं मिल रहा है, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, ये पूरे जिले बाई ये एनालिसिस करेंगे 13 सदस्यीय टीम। सरकारी योजनाओं का ठीक से कार्यान्वयन हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये सभी 13 सदस्यीय टीम जो गठित की गई है यही कहलाती है संरक्षक मंत्री प्रणाली, और ये असम के द्वारा गठित की गई है। अगला जो बात करें असम के बारे में, तो असम की बात करें तो असम का जो DLR नंबर होता है, DLR नंबर वो होता है 331407। तो D फॉर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। असम में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 33 हैं, और लोकसभा की सीटें जो हैं वो 14th हैं, एंड राज्यसभा की जो सीटें हैं असम में वो 07 हैं। असम के बारे में और बात करें तो इसका लोकेशन देखें तो अपने इंडिया के मैप में कुछ इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पास अपना असम होता है, यहाँ पास अपना असम होता है, और ये 7 सिस्टर स्टेट में भी काउंटिंग होता है। तो यहाँ पास देखें इसके जो ईस्ट में, इसके जो नॉर्थ में स्टेट है वो आता है एक कंट्री भूटान आता है, भूटान इसके नॉर्थ में, और यहाँ पास अपना होता है अरुणाचल प्रदेश। एंड इसके जो ईस्ट में देखें, पूर्वोत्तर में देखें तो यहाँ पास आता है नागालैंड और मणिपुर आता है इसके पूर्व में, और इसके जस्ट दक्षिण में देखें, साउथ में देखें तो अपना आता है एक त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा जो आता है इससे बॉर्डर टच करता है, बांग्लादेश भी इससे बॉर्डर टच करता है, और एक मेघालय भी इससे बॉर्डर टच करता है। और इधर साइड देखें पश्चिमी जो छोर है इसका सीमा टच करता है, वो करता है वेस्ट बंगाल के साथ। तो इतने राज्यों और देशों के साथ असम की सीमा लगती है। और अगला जो बात करें असम के बारे में तो 7 सिस्टर में काउंट होता है। तो 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पास जो आता है अपना असम आता है, असम, यहाँ पास कुछ सिक्किम होता है, और यहाँ पास जो आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पास अपना जो होता है नागालैंड होता है, यहाँ पास होता है मणिपुर, यहाँ पास होता है मिजोरम, यहाँ पास होता है त्रिपुरा, और यहाँ पास जो होता है वो होता है मेघालय। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टेट ये आते हैं, किस में आते हैं 7 सिस्टर में। यदि पूछा जाए कि इनमें से कौन सा स्टेट 7 सिस्टर में काउंट नहीं होता है तो वो होता है सिक्किम। सिक्किम को दोस्तों 7 सिस्टर में काउंट नहीं किया जाता है। अगला जो बात करें असम के बारे में ही, तो असम का तो देख लिए DLR नंबर, और यहाँ के जो विधान मंडल है, विधान मंडल वो एक सदनीय है, मतलब यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 126 सीटें हैं। हाल ही में यहाँ इलेक्शन हुआ है, तो यहाँ के जो CM बने हैं हाल ही में वो बने हैं हेमंता बिस्व शर्मा बने हैं। और बात करें ये किस पार्टी से हैं तो ये BJP से बिलोंग करते हैं। यहाँ के जो राज्यपाल बने हैं वो हैं जगदीश मुखी जी। अगला जो बात करें तो असम के बारे में ही, तो असम में जो नेशनल पार्क है वो है डिब्रू साइकोबा नेशनल पार्क, काचीरंगा नेशनल पार्क 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और ये फेमस है एशियाई जो एक सिंग वाले गेड़े होते हैं उसके लिए काचीरंगा नेशनल पार्क जो है फेमस है। अगला जो आता है वो आता है मानस नेशनल पार्क। ये भी कहाँ है, असम में है, 1985 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और नमेरी नेशनल पार्क जो है कहाँ है, असम में ही है। और एक बात करें ओरांग जो नेशनल पार्क है, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं, ये असम में स्थित है। अगला जो बात करें तो एक पाबीतोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी असम में स्थित है। और बात करें असम के बारे में तो जो गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो असम में ही स्थित है। असम में ही दोस्तों असम की जो नदी है एक ब्रह्मपुत्र नदी को ही असम की जीवन रेखा कहा जाता है।
जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पास मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में फांगपो के नाम से जाना जाता है, यारलुंग फांगपो के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका जो नाम पड़ जाता है वो पड़ जाता है दिहांग। दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। और जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो असम में ही दिहांग से इसका जो नाम पड़ जाता है वो पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो किस नाम से पुकारी जाती है? तो वो पुकारी जाती है दिहांग के नाम से। और असम में ही इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। लेकिन जब यह बांग्लादेश में चली जाती है दोस्तों, तो बांग्लादेश में इसका नाम जो हो जाता है वो जमुना हो जाता है, जमुना हो जाता है। और बांग्लादेश में ही जब यह मिलती है पद्मा के साथ, पद्मा गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र और पद्मा के जो धारा मिलती हैं उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बात करें, असम में ही है एक माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे असम सरकार द्वारा 2016 में जिला घोषित कर दिया गया था। और बात करें यह किस नदी पर है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों लोहित नदी, असम में ही है। और लोहित नदी पर ही एक ढोला फादिया पुल बनाया गया है, ढोला फादिया पुल बनाया गया है, जिसे हम भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। और ये किस नदी पर? लोहित नदी पर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर। और इसकी जो लंबाई है वो 9.15 है। अगला जो बात करें कि असम में जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो हैं, आपने सुना ही होगा, हिमा दास, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से। और ये एशियाई खेलों में भी 400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं। और बात करें कि अंडर-19 एथलीट चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी हैं। और हिमा दास की बात करें तो हाल ही में असम सरकार द्वारा इन्हें डीएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला और बात करें दोस्तों, यहीं के एक जो प्रख्यात संगीतकार थे वो थे भूपेन हजारिका। ये असम के और भारत के जाने माने संगीतकार थे। और इन्हें हाल ही में 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। किनके साथ दिया गया था? नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी जी के साथ दिया गया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट असम के बारे में। और यहाँ जो होता है फेमस नृत्य है बिहू नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी कि बिहू नृत्य कहाँ होता है? वो असम में किया जाता है। और बोडो भाषा भी बोली जाती है और बोडो जनजाति भी यही पाई जाती है असम में। असम में ही अबुबाची का मेला लगता है। अबुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में। और रंगोली उत्सव जो बनाया जाता है वो असम में ही बनाया जाता है। तो ये था असम के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर का, वो है हाल ही में किसे एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक के लिए रूप में चुना गया है? ए कुलदीप सिंह, बी एफ देसवाल, सी कुमार राजेश चंद्रा और डी अरविंद कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह को एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो महानिदेशक चुना गया है। और ये हाल ही में सीआरपीएफ के भी महानिदेशक हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो संगठन हैं उनके बारे में, एजेंसी हैं उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो सीआईएफएफ मतलब कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। हाल ही में जो सीबीआई के महानिदेशक भी चुने गए हैं। अगला जो बात करें, सीआरपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं कुलदीप सिंह, जो हाल ही में एनआईए के भी महानिदेशक चुने गए हैं। अगला जो बात करें बीएसएफ
BFF का, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और राकेश अस्थाना जी इसके महानिदेशक हैं। अगला जो बात करें FFB के, तो FFB सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक हैं वो हैं राजेश चंद्रा कुमार, राजेश चंद्रा ये महानिदेशक है FFB के। अगला जो बात करें IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो महानिदेशक है वो हैं अरविंद कुमार। अगला जो है रॉ हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो महानिदेशक हैं सचिव हैं वो हैं सामंत गोयल। अगला जो बात करें CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के जो महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किए गए हैं वो बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगला जो बात करें ITBP की बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं FF देशपाल। अगला जो बात करें NFG, दोस्तों इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है NFG और NFA में। तो मैं बता दूं NFG का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, और NFA का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है। तो अब बात करें वर्तमान में जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो हैं MA गणपति इसके महानिदेशक हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वर्तमान में वो आपने सुना ही होगा अजीत डोवाल जी। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट संगठनों के महानिदेशक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 नंबर का, हाल ही में किस संस्था ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड फी पेश किया है? A इफ्को, B नाबार्ड, C FAO या D नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इफ्को द्वारा दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया गया है। इफ्को की बात करें तो ये कहाँ पेश किया गया है? गुजरात में पेश किया गया है। और ये नैनो यूरिया क्या होता है दोस्तों? ये जो यूरिया है ये काफ़ी कम प्रदूषक होता है और पौधे के पोषक के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। पौधे के पोषक के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है, और पौधे में उत्पादकता के लिए भी यह जो पहला नैनो यूरिया लिक्विड है ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। तो इफ्को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इफ्को के द्वारा गुजरात में विकसित किया गया है। इफ्को की बात करें तो इफ्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं UF अवस्थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नाबार्ड की बात करें तो पुणे में ही भारत का पहला कृषि आधारित निर्यात केंद्र की स्थापना की गई है, और नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं GR चिंताला, और इसकी जो स्थापना की गई थी फिब्रमन समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, हाल ही में किस राज्य ने उड़ान योजना की शुरुआत की है? A पंजाब, B झारखंड, C मध्य प्रदेश या D छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब के द्वारा। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार ने हाल ही में जो पंजाब की महिलाएं हैं या वहाँ की जो गर्ल्स हैं उनको फ्री पैड देने की यह योजना है। इसके तहत ज़रूरतमंद लोगों को फ्री सैनिटरी पैड दिया जाएगा। और अगला जो बात करें पंजाब के बारे में तो पंजाब ने लाल लकीर सभी गांवों के लिए एक शुरुआत की है योजना, और कोविड पिंड योजना गांवों के लिए शुरू की है। और पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब का जो DLR नंबर है, पंजाब का जो DLR नंबर है वो है 23-13-05। तो डिस्ट्रिक्ट जो है 23, हाल ही में एक जो 23वां जिला बना है वो मैरकोटला जिला बना है, और 13 जो है यहाँ लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें हैं। अगला जो बात करें यहाँ जो विधानमंडल है,
विधानमंडल वो है 1 फदनी, और यहाँ विधानसभा की कुल सीटें जो हैं वो 117 हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब के लोकेशन देख लेते हैं। तो अपने इंडिया के मैप में देखें, इंडिया के मैप में देखें तो कुछ यहाँ हमारा पंजाब पड़ता है यहाँ। अब पंजाब के इसके नॉर्थ में देखें तो कौन सा पड़ता है स्टेट, जम्मू कश्मीर पड़ता है। और इसके जो ईस्ट में देखें तो यहाँ पास अपना पड़ जाता है कुछ, यहाँ पास हिमाचल प्रदेश, यहाँ पास उत्तराखंड पड़ जाता है। तो इसके पूर्व में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके जस्ट जो साउथ में पड़ता है वो हरियाणा पड़ता है, हरियाणा यहाँ पड़ता है पंजाब के ठीक नीचे। और ये कौन सा एरिया कहलाया जाएगा, सदर्न एरिया कहलाया जाएगा। अगला जो बात करें इसके वेस्ट में जो पड़ता है यहाँ, इसके वेस्ट में पड़ता है पाकिस्तान के साथ इसकी बॉर्डर सीमा लगती है। तो ये था पंजाब का लोकेशन। पंजाब के सीएम की बात करें तो पंजाब में सीएम कौन है, सीएम जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बीपी बदनौर, बीपी बदनौर। पंजाब को दोस्तों 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी की 5 सहायक नदी यहीं आकर के मिलती हैं। कौन कौन सी हैं, रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास और झेलम। तो 5 नदियों की भूमि यहाँ सिंधु नदी की 5 नदियाँ आकर के मिलती है, इसलिए इसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेंट्रल फॉर यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत की 22 यूनिवर्सिटी में से किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIT रुड़की या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी बनी है वो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद बना है। और सेकेंड नंबर पे जो है वो IIF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है सेकेंड नंबर पे। ये 455वें नंबर पे जो है II अहमदाबाद में है। और फर्स्ट में वर्ल्ड की जो फर्स्ट वो यूनिवर्सिटी है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मोफाक विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किस भारतीय विश्वविद्यालय ने फेक बस्टर नामक एक अनूठा डिटेक्टर विकसित किया है। IIM अहमदाबाद, IIT रुड़की या IIM इंदौर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ IIT रुड़की ने मिलकर के एक फेक बस्टर नामक एक अनूठा डिटेक्टर विकसित किया है। ये क्या होता है दोस्तों, फेक बस्टर? जैसे कि न्यूज होता है, न्यूज में जो डिस्कशन चलता है स्पीच वालों का, तो उसमें काफ़ी लोगों को बुलाया जाता है। तो ये फेक बस्टर क्या करेगा, उनको पहले ही उनको डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो आ रहे हैं, आमंत्रित हो रहे हैं, जो पॉलिटिशियन हो रहे हैं या कोई और हो, तो ये मतलब ऐसे तो नहीं आ रहे हैं, मजाक के लिए तो नहीं आ रहे हैं। क्या देखते हैं कि जब मीडिया में डिस्कशन चल रहा होता है किसी मुद्दा का, तो कोई तो जबरन बात करने लगता है और या कि बीच में ही इंटरप्ट करने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो मीडिया में आएंगे उसको पहले से ही पहचान लेगा, डिटेक्ट कर लेगा और इससे बचा जा सकता है। तो ये फेक बस्टर जो विकसित किया गया है वो IIT रुड़की और मोनाश विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, वो है हाल ही में अफ्रीकी देश माली में तख्ता पलट के बाद कौन अंतरिम राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। A कर्नल अफीमी गोटा, B बाह नादब, C मोख्तर आइनो या D नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल अफीमी गोटा को हाल ही में अंतरिम राष्ट्रपति के लिए चुना गया है। माली में क्या हुआ था दोस्तों, माली में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे बाह नादब और मोख्तर आइनो ने अपने मंत्रिमंडल से 2 सैन्य अधिकारियों को निकाल दिया था। और जब सैन्य अधिकारियों को निकाल दिया सैन्य मंत्रिमंडल से, तो वहाँ की जो माली की वहाँ की जनता थी और वहाँ का जो सैन्य शासन था, उन्होंने इनके खिलाफ राष्ट्रपति बाह नादब और मोख्तर आइनो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि बाह नादब राष्ट्रपति माली के और मोख्तर आइनो को क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। और उस सैन्य में जो तख्ता पलट का नेतृत्व कर रहे थे वो सैन्य कर्नल अफीमी गोटा कर रहे थे। तो
पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, बाहनादो, और पीएम जो थे मोख्तार एनो, और हाल ही में इन्हें जेल में उठा करके बंद कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला है इनको जल्द रिहा करने के लिए। और तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कौन बने हैं अंतरिम जो प्रेसिडेंट बने हैं, कर्नल आसिमी गोटा। अगला जो बात करें माली के बारे में, तो माली की जो एक पश्चिमी वेस्टर्न अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी कंट्री है, और बात करें माली की जो कैपिटल वो है बमाको, और यहाँ की जो करेंसी चलती है, वो चलती है फ्रैंक। अगला जो बात करें क्वेश्चन का वो है हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस किस दिन बनाया गया है, ए 25 मई, बी 23 मई, सी 29 मई, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस बनाया गया है। अगला जो बात करें मई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं दोस्तों, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट डेज आता है वो आता है 1 मई। 1 मई को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अगला जो बात करें 2 मई को बनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस। एंड यहाँ विश्व खगोल दिवस भी मनाया जाता है 2 मई को, खगोल विज्ञान दिवस। और जो 3 मई को बनाया जाता है, 3 मई को बनाया जाता है वो बनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को जो बनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। और 4 मई को ही बनाया जाता है पहले मंगलवार को मई के, और वो पहला मंगलवार पड़ा था 4 को, और बनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। 5 मई को बनाया जाता है वो बनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। अगला जो है 7 मई को बनाया जाता है विश्व एथलीट दिवस। अगला जो बात करें 8 मई को, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन बनाया जाता है, 8 मई को, और 8 मई को ही बनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। अगला जो बात करें 8 मई को ही बनाया गया है इस साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसके बाद आता है जो 11 मई, और 11 मई को बनाया गया दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला जो आता है 12 मई को बनाया गया है विश्व नर्स दिवस। अगला जो बात करें 15 मई को जो बनाया गया है विश्व परिवार दिवस। अगला जो बात करें 16 मई को जो बनाया गया है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और इसी दिन बनाया गया है कृषि पर्यटन दिवस, विश्व कृषि पर्यटन दिवस। और अगला जो बात करें विश्व डेंगू दिवस भी इसी दिन बनाया गया है 17 मई। अगला बात करें 17 मई को बनाया गया है विश्व दूरसंचार दिवस। और विश्व समाज दिवस भी इसी दिन बनाया जाता है, और 17 मई को ही बनाया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। और अगला जो बात करें 18 मई को बनाया जाता है विश्व संग्रहालय दिवस। और बात करें 20 मई को ही बनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। और 20 मई को ही एक और डे बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी दिवस। और इसकी जो थीम थी मेजर फॉर हेल्थ। और अगला जो बात करें 21 मई को बनाया जाता है 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और 21 मई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद
विरोधी दिवस। अगला जो बात करें 22 मई को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इस पे स्पेशली करना चाहूँगा। 22 मई को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस, इसकी थीम भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसकी जो थीम थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूँ, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो है 23 मई को बनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। कछुआ टर्टल डे, वर्ल्ड टर्टल डे। और 25 मई को बनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। थायराइड दिवस। अगला जो बात करें 29 मई को जो बनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। और 29 मई को ही बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सैन्य दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ का शहीद सैन्य दिवस। और 29 मई को ही बनाया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन या एवरेस्ट दिवस कह सकते हैं। एवरेस्ट दिवस क्यों बनाया जाता है? जो पहली बार 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी एंड तेंजीब शेरपा पहली बार 29 मई को ही एवरेस्ट पर चढ़े थे और उनकी ही स्मृति पर यह दिन बनाया जाता है। अगला जो बात करें 31 मई जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट तम्बाकू निषेध दिवस बनाया जाता है। तम्बाकू निषेध दिवस। तो ये था दोस्तों मई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये था आज का 2 जून 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।